हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। उसमें मॉड्यूल डी यानी वेल्थ मैनेजमेंट का चैप्टर 3 यूनिट 3 टैक्स प्लानिंग करेंगे। ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग की। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? टैक्सेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट या टैक्सिंग अथॉरिटी जो है वो किसी प्रकार का एक टैक्स या एक फीस समझ लो आप, उसको एक लेवी करती है सिटीजन्स के ऊपर या बिजनेस एंटिटीज के ऊपर, जिसको हम इनकम टैक्स बोल सकते हैं या जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स आदि बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी चीज़ें आप अर्न कर रहे हो एज ए इंडिविजुअल या एज ए कंपनी, उसमें आपको एक शेयर जो है, एक पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को या एंटिटीज को या टैक्सिंग अथॉरिटी को देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन। इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? वो टैक्स जो डायरेक्टली टैक्स पेयर पे करता है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स, जो चीज़ें जिसने मतलब इनकम करी है उसको जो पे करना है, दैट इज कॉल्ड टैक्स पेयर। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल है वो इसको किसी और को असाइन नहीं कर सकता कि मेरे बिहाफ पे आप पे कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब कि क्या, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इससे उल्टा हो गया। इसमें क्या होता है, जो टैक्स आपके ऊपर लग रहा है वो बेसिकली आपने सपोज कोई चीज़ खरीदी है, उसमें कुछ जीएसटी वगैरह रहता है। आपने हमारे 10 रुपये की चीज़ खरीदी, उसमें 2 रुपये का जीएसटी मान लिया, तो वो 2 रुपये आपने उस दुकान वाले को 10 रुपये पे कर दिए। अब दुकान वाले की जिम्मेदारी है कि आपके बिहाफ पे वो 2 रुपये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे या पहुंचाए, तो वो हो गया जीएसटी। तो इस केस में उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब उसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दूसरे के ऊपर डाल दी है। पेमेंट आपने किया बट आपने डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया। डायरेक्ट टैक्सेस की तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस के उलट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर। जो लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पहले जो था उसमें सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम बहुत कुछ आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जीएसटी आने के बाद यानी 1 जुलाई 2017 के बाद से इन सबको बदल दिया गया और अब सब क्या बन गया, कंबाइंड होकर के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट और सेंट्रल का अलग हो गया, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड हो गया दोनों का। ठीक है, ये देखिए इन्होंने स्लैब बता रखा है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या क्या है आपका, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब हो गया डायरेक्ट टैक्स आपके। इनडायरेक्ट में क्या होगा, सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैल्यू एड, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब हो गया इनडायरेक्ट में। अदर टैक्सेस में क्या, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेस, टोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब हो गया अदर टैक्सेस में। ठीक है, ये वही चीज़ें उन्होंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से नीचे दी गई हैं। ये अलग अलग प्रकार के टैक्सेस दिए हुए। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब सिंपल है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो टाइम हो गया, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला साल जो है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए असेसमेंट ईयर होगा, वो क्या होगा, वो होगा 24-25, ऐसे समझ लीजिए। अगर जैसे एग्जाम्पल दिया गया नीचे, अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 कहा जा रहा है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22, ऐसे होता है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है वो नीचे दिया गया, इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट इट। जो फाइनेंशियल ईयर है वो टाइम पीरियड क्या होता है, जिस टाइम पीरियड में आपने अर्न करी है इनकम, उसको हम मानते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें आप आगे अर्न करोगे या आप यहाँ जिसके लिए आप आगे टैक्स फाइल करोगे, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद आएगा। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, जो सैलरीड प्रोफेशनल या बिजनेसमैन जो सीनियर होता है उनमें जो अर्न किया वो उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं। असेसमेंट ईयर वो टाइम होता है जिसमें वो अर्न करी जा रही है इनकम, जो कि फाइनेंशियल ईयर में इवैल्यूएट करी जाएगी आगे चल के नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, जो टैक्सेशन और इवैल्यूएशन होता है इसका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, वो उसमें क्या रहता है कि आपका जो भी असेसमेंट ईयर में आपने अर्न किया वो फाइनेंशियल ईयर में काउंट कर लिया जाएगा। जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं या स्पेशल फॉर्म्स जो होते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर इनकम के हिसाब से ही चलते हैं। इनकम जो है वो हमेशा ही जो है फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के 20 को ही देखा जाता है, उसके अलावा नहीं देखा जाता है। अगला जो है वो अगले साल में चला जाता है। और जो भी इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर के अलावा अर्न करी है वो असेसमेंट ईयर में आएगी, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है इनकम टैक्स के लिए? देखिए, जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो टैक्सेबिलिटी होती है पर्सन की, जो भी इंडिविजुअल है उसकी, वो डिपेंड करती है उसके रेजिडेंस स्टेटस पर, तभी इनकम टैक्स एक्ट उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, जो रेजिडेंस के लिए सिटीजनशिप का एक्ट और रेजिडेंस स्टेटस दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उस पर टैक्स लायबिलिटी ना बने। क्यों? क्योंकि रेजिडेंसी स्टेटस में फ़र्क हो सकता है। जैसे कि उसको नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा अगर टैक्स गाइडलाइंस के हिसाब से वो फुलफिल करता है तो क्या। ठीक है,
जो रेजिडेंस स्टेटस है वो बेसिकली तीन तरह का रहेगा, एक रहेगा रेजिडेंट, दूसरा रहेगा रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब RNOR, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। तीन तरह से, यानी NRI, जिसे NRI भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस ही बोलते हैं। तीन तरह का बताया गया, ये इसका फ्लो चार्ट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। अगर आप इसको ध्यान समझेंगे, देखिए मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर 182 दिन से कम वो इंडिया में रहा है देन ही इज़ नॉट रेजिडेंट, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। मतलब उसका, अगर सपोज कोई व्यक्ति है जो इंडिया के बाहर नौकरी करता है, अगर उसने अपने इंडिया के बाहर के कॉन्ट्रैक्ट में 182 दिन से ऊपर वो इंडिया के बाहर रह लिया एज पर पासपोर्ट स्टैम्प्स, तो फिर उसका रेजिडेंस स्टेटस इंडिया का नहीं माना जाएगा और टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर 182 दिन से कम वो इंडिया के बाहर रहता है, मतलब इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए इंडिया के अंदर रहता है, तो उसमें दो पार्ट बताए गए। एक है अगर 120 डेज से लेस है तो नॉन रेजिडेंट उनको बोल देंगे, और एक है 120 डेज या उससे ज़्यादा और 182 डेज से कम, तो उसमें दो दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला होता है अगर इंडियन सिटीजन या PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो अगर उनकी इनकम 15 लाख से कम है तो, और अगर उनकी जो इनकम है वो फॉरेन सोर्सेज से हो रही है तो उनको RONR में डाल दिया जाएगा। ये कब से किया गया? 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 से ये रूल अप्लाई हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। ये बेसिकली एनराइज को बहुत हेल्प करता है। तो और अगर ये मान लीजिए RONR में भी आते हैं ना, तो रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें इस कैटेगरी में भी अगर आते हैं ना, तो भी अगर उनकी इनकम जो इंडिया में हो रही है, मतलब रुपीज़ में हो रही है, सिर्फ उन्हीं पे उन्हें पेमेंट करना होता है, बाकी नहीं करना होता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस वजह से होता भी क्या, कई लोग अपना जो इंडिया के बाहर का टाइम होता है वो हिसाब से प्लान करते हैं कि नौकरी का जो उनका टाइम रहेगा वो एटलीस्ट 182 डेज हो जाना चाहिए, भले ही इस टाइम 12 बजने में 1 मिनट पर लगे, बट डेट मिल जानी चाहिए। दैट हेल्प्स अ लॉट। अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई वन, अच्छा वही जो फ्लो चार्ट है उसी को उन्होंने इन राइटिंग यहाँ पर दिया गया है। अगर उसका जो स्टे है इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा का है, और इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी उससे 4 साल पहले, जो उससे जो इमीडिएट 4 साल पहले थे उसमें भी 365 दिन या ज़्यादा या 60 डेज या उससे ज़्यादा का रेलेवेंट फाइनेंशियल में, तो उसको बाहर का मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि सिटीजन है इंडिया का या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और वो इंडिया छोड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी के लिए, बाहर काम करने के लिए, तो भी उसको रेजिडेंट माना जाएगा यदि वो इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रुक जाता है तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल जो A और B किसी को भी सेटिस्फाई करते हैं, जो ये A और B जो ऊपर कंडीशंस दी गई ना 182 वाली, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करते तो उनको नॉन रेजिडेंट मान लेते, तब इंडिया के बाहर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर कोई लाइबिलिटी। लेकिन हाँ, जो इंडिया में जो अर्न करेंगे उस पर उनकी लाइबिलिटी बनेगी, चाहे वो रेंटल इनकम हो उनकी, चाहे वो उनकी बॉन्ड से कोई इनकम हो, अगर इंडियन रुपीज़ में कोई इनकम आ रही है उनकी, तो दैट्स द लाइबिलिटी। टैक्सेबिलिटी क्या होगा? टैक्सेबिलिटी रेजिडेंट के हिसाब से बनता है। रेजिडेंट के लिए क्या होता है, एक रेजिडेंट उस पर जो भी टैक्स चार्ज किया जाएगा उसकी ग्लोबल इनकम पर, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम अर्न इन इंडिया पे ही चार्ज किया जाएगा। जो भी आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न करी गई है उससे मतलब नहीं होगा नॉन रेजिडेंट केस में। रेजिडेंट के केस में मतलब होगा। रेजिडेंट के केस में अगर आप इंडियन में हो तो आपका दोनों से मतलब, क्योंकि आपने 182 दिन से कम किया, तो आपने इंडिया के बाहर भी अगर पैसा कमाया तो उस पर भी आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ जाएगा। नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या होता है, इसमें जो लाइबिलिटी होती है टैक्स की, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने इंडिया में अर्न किया उसी पर होगी, समझ गए। 100, तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट रखते हैं 182 दिन, जो 182 दिन से ज़्यादा बाहर रह लिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको सिर्फ जो इंडिया में इनकम अर्न करेगा उसमें पैसा देना है। लेकिन जो 182 दिन से कम बाहर रहा है, मतलब वो इंडिया में ज़्यादा टाइम के रुका है, तो उसको इंडिया में जो उसने अर्न किया वो भी, और इंडिया के बाहर जो उसने अर्न किया उस पर भी टैक्स उसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रेजिडेंट ही माना जाएगा। कुछ और टर्म्स और कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके इनकम टैक्स के, वो देख लीजिए। पहले तो असेसी। असेसी क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 27 में दिया गया है कि असेसी का मतलब वो है जो टैक्स पे करने के लायबल है, जिसको टैक्स पे करना है, दैट इज एसएससी, उसको एसएससी बोलते हैं। एसएससी वो पर्सन हो सकता है जिसके अगेंस्ट कोई भी इनकम टैक्स से संबंधित कोई अगर इनिशिएट करेंगे प्रोसीडिंग तो उसको भी एसएससी बोलेंगे। पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? सेक्शन 231 आईटी एक्ट 1961 में कहा गया है, पर्सन से मतलब है कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, कोई एसोसिएशन ऑफ बॉडी है पर्सन्स की, या लोकल अथॉरिटी, या कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो कि अब मेंशन कैटेगरी में नहीं मेंशन है, उन सबको पर्सन की डेफिनेशन में डाला जाएगा। पैन नंबर क्या होता है? पैन नंबर एक 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, उसको जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है। ये हर किसी की एक तरह से एक आईडी होती है रिलेटेड टू इनकम टैक्स। पैन जो है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, सबके लिए, किसी भी एसएससी के लिए पैन कंपलसरी है। पैन इज अ प्री रिक्विजिट, मतलब पैन एक कंपलसरी प्री रिक्वायरमेंट है बिफोर फाइलिंग आईटीआर। उसके बिना अपना आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते हैं, रिफंड्स नहीं ले सकते हैं। टैन नंबर क्या होता है? टैन नंबर का मतलब होता है ये टैक्स डिडक्शन नंबर होता है, जो कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, और ये डिडक्ट जिसका भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसके हिसाब से अलॉट होता है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनीज के लिए होता है।
जो भी कंपनी टैक्स डिडक्ट कर रही है ना, किसी जैसे हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्शन का सोर्स बोल देते हैं ना, टीडीएस कट जाता है इनकम टैक्स हमारा, तो वो जैसे अगर हमारा एम्प्लॉयर टीडीएस काट रहा है तो एम्प्लॉयर का एक टैन नंबर होगा, जैसे इंडिविजुअल का होगा तो पैन नंबर होगा, कंपनी का है तो वो टैन नंबर हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो जो टैक्स डिडक्शन का सोर्स, देखिए नेक्स्ट वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑप्शन होता है टैक्स सोर्स का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जिससे कि जहां पर इनकम जनरेट हो रही है वहीं पर टैक्स काट लिया जाए। इस गाइडलाइन के हिसाब से जो भी टैक्स काट रहा है, जो भी पर्सन टैक्स को डिडक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उसको अल्टीमेटली वो पेमेंट कहाँ करना है, जाके डिडक्टिंग यानी उस पर्सन जिसका उसने काटा है उस पर्सन के नाम से उसको जाके रेमिट करना है उससे गवर्नमेंट को आगे चल करके, ये इसके लिए कंपलसरी चीज़ है। टीडीएस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लीजिए, क्या क्या इसके वो दिए गए हैं, सेक्शंस दिए गए हैं। सैलरी सेक्शन 192 में आती हैं, इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी 193 में आता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 194A में आता है, पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल फीस 194J में आता है, कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट 194C में आता है। ये आपने आप बैंक में रहे, अगर आपने कभी भी आपने ब्रांच लेवल पर भी जैसे 194J 194A सब जाता है, आपको पता होगा, ये जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर्स को उन सब के संबंध में जाता है ना, ये इसीलिए जाता है जिससे कि वो अल्टीमेटली उनके इनकम टैक्स में शो करे और आईटीआर में उनको उसका फायदा मिल सके, इसलिए ये उसके सेक्शंस हैं। तो आपको ये सेक्शंस एक बार याद कर लेना चाहिए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।